जबकि आपका पोर्टफोलियो पहले से ही नहीं चल रहा है, पोर्टफोलियोज में गिरावट लगातार बनी हुई है। ऐसे में रुपया अब अपने नए लाइफ लोज की तरफ बढ़ रहा है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रुपए की गिरावट के नाते क्या आपका पोर्टफोलियो और घट सकता है? क्या मार्केट में कोई क्रैश की संभावना बन सकती है रुपए को, जिस तरह से रुपए घट रहा है? इस वीडियो में हम इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि मार्केट में जिस तरह से रुपए में गिरावट देखने को मिली है, रुपया, भारतीय रुपया इस समय दुनिया के जो इस साल सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसीज हैं उसमें सम्मिलित है, एशिया की सबसे ज्यादा गिरने वाली करेंसी में सम्मिलित है। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके पोर्टफोलियोज पर, चूंकि आम पब्लिक जो निवेश करती है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, उस पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम एक निवेशक के रूप में देखें तो निश्चित रूप से इसका जो असर होगा वो आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। पिछले, अगर आप अक्टूबर महीने से बात करिए, जिस तरह से रुपया लगातार 85 से लेकर के अब 90 की रेंज में पहुंचने लगा है, जब से भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर, बेसिकली टैरिफ वॉर हमारे बीच में नहीं लेकिन अमेरिका ने जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाए हैं, दुनिया के ऊपर लगाए हैं, उस समय से करीब 6 महीना पहले 84 रुपए में $1 मिला करता था। वहां से जो आज की रेट है वो तकरीबन 89.90 है। आप उसको 90 मान के चल सकते हैं। यहां पर करीब करीब जो है 8% तक का गिरावट देखने को मिली है। इस पूरे पीरियड के दौरान इंडेक्स जरूर ऊपर गए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर गए हैं, लेकिन मेजर स्टॉक्स ऊपर नहीं गए हैं। उसमें मेन कारण उसका यह भी है कि जब रुपए में दबाव आता है, रुपए में गिरावट होती है, तो बाजारों में जो मेन स्ट्रीम मार्केट होगी वहां पर गिरावट रहेगी। क्योंकि जो, अगर यहां पर यह भी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडेक्स हैं वो कुछ एक स्टॉक्स के, मैं बार बार ये बात रखता रहा हूं कि 25-30 स्टॉक टोटल हैं बाजारों में, लार्ज कैप मिड कैप मिला करके, जहां पर तेजी के नाते इंडेक्स तो तेजी में रहे हैं लेकिन ब्रॉडर मार्केट तेजी में नहीं है। रुपए में जो गिरावट होती है इसका जो असर है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा इसलिए पड़ता है कि अगर आपकी कंपनी इंपोर्ट कर रही है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है। इस बीच में चूंकि ट्रेड डील अब हमारी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। यहां पर यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि बहुत लोगों को यह लगता है कि यार अगर 1 रुपया कमजोर हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर 88 का रुपया 89 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत 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 बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अगर उसको हम समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फिलहाल अगर हम रैंकिंग देखें तो भारत की रैंकिंग जो फिलहाल है इस साल की, इंडोनेशिया की करेंसी 3% घटी है, हमारी करेंसी तकरीबन जो है 7% घट चुकी है इस साल के दौरान, जो कि हाईएस्ट मानी जा रही है। यहाँ पर फिलीपींस की करेंसी 1%, जापान की करेंसी 1% मजबूत हुई है, चाइना की करेंसी मजबूत हुई है 3%, सिंगापुर 5% मजबूत हुई है, थाईलैंड 7% मजबूत हुई है और मलेशिया 8% मजबूत हुई है। ये हमारे पड़ोसी देशों की करेंसी का इंपैक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि टैरिफ वॉर के नाते दुनिया भर की करेंसीज कमजोर हुई हैं, नहीं, हमारी करेंसी ज्यादा कमजोर हुई है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। अब 1 रुपया अगर कमजोर होता है, मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर ये बात रखूं कि मान लेते हैं आप 88 के आसपास जो है रुपया ट्रेड हो रहा है, 88 रुपीज का $1 है, अगर वो बढ़ करके 89 हो जाए तो क्या असर पड़ेगा। 1 रुपया मात्र का फर्क है, लेकिन 1 रुपया मात्र का जो फर्क होगा ये टोटल जो आपका आयात होगा, या यूं कहिए जो टोटल दबाव आएगा, ये अलग अलग क्षेत्रों से आएगा। पहला, जब आप आयात करते हैं, चूंकि आप आयात कितने का करते हैं, चूंकि हमारी इकोनॉमी में जो आयात है वो तकरीबन 890 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो अगर हम $1 रुपया कमजोर हो रहे हैं डॉलर के संदर्भ में, तो जो हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ बनेगा वो तकरीबन 800 अरब रुपए का बनेगा, यानी करीब करीब 0.8 ट्रिलियन का बनेगा, और हमारी टोटल इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन के आसपास की है। अगर हम इसको रुपए के हिसाब से देखें तो तकरीबन 80,000 करोड़ का दबाव बनेगा। मात्र रुपए 88 की चीज अगर 89 हो गई, रुपया 1 रुपया कमजोर हो गया तो कितना बड़ा दबाव है ये आप समझ सकते हैं। 80,000 करोड़ का लगभग 0.8
ट्रिलियन का बहुत बड़ा दबाव होता है, और ये सिर्फ आयात के नाते है। इसके बाद दूसरा जो इम्पैक्ट होंगे और भी इसमें ऐड होंगे, जैसे आप तेल सब्सिडी देते हैं, गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में काम करती है, विदेशी कर्जों का जो ब्याज है उसको चुकता करते हैं, वो सब अगर आप जोड़ें तो 25 से 30 हजार करोड़ रुपया और इसमें ऐड हो जाएगा, जो अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर पड़ेगा, यानी करेंसी के ऊपर पड़ेगा। इन सब का असर जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा, उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। और जब रुपया कमजोर होगा तो एफआईआईज की सेलिंग लगातार और बढ़ जाएगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब रुपया कमजोर होगा तो एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो और खराब होता चला जाएगा। खैर, पहले इसको अगर समझे तो क्रूड ऑयल जो आप इंपोर्ट करते हैं उसके नाते करीब करीब अगर 1 रुपया कमजोर होता है तो 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का इंपैक्ट आता है। डिफेंस में करीब करीब जो है 2,000 से 3,000 करोड़ का इंपैक्ट आता है। नेट अगर जोड़ा जाए इन सभी चीज़ों को आप जोड़ लीजिए, 80,000 करोड़ इंपोर्ट का। उसके बाद जो चूंकि तेल इंपोर्ट हमने अलग से इसमें रखा है क्योंकि वो बड़ा अमाउंट है। गोल्ड और सिल्वर भी हम इंपोर्ट करते हैं, और अभी करंट स्टेटस ये है कि गोल्ड और सिल्वर भी अपने लाइफ हाइज पे चल रहे हैं। अब गोल्ड और सिल्वर भी अगर अपने लाइफ हाइज पे चल रहे हैं, ऐसे में भारत के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा इंपोर्ट गोल्ड सिल्वर करने पर हायर डॉलर के संदर्भ में, वो और भी ज्यादा हो जाएगा। यहां पर टोटल अगर आप इन चीजों को कर लीजिए, यानी जो एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन हो रहा है इंपोर्ट कॉस्ट का, जो बर्डन हो रहा है फ्यूल कॉस्ट का, जो आपका बर्डन हो रहा है फिस्कल डिफिसिट का, और इन सबको मिला लीजिए तो करीब करीब 1,10,000 करोड़ का इंपैक्ट आपके ऊपर होगा, यानी 1 ट्रिलियन तक का असर आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। अब इसके नाते जो आपका बजट होता है वो बजट करीब 25 से 30 हजार करोड़ या 25 से 35 हजार करोड़ के आसपास उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव क्रिएट होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि 1 रुपया कमजोर होने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू किया तो करीब करीब 83-84 के आसपास हमारा करेंसी ट्रेड हो रहा था डॉलर संदर्भ में। अब 90 के इर्द गिर्द हम पहुंच चुके हैं, 89-90 पहुंच चुके हैं। इसका सीधा संबंध है कि वहां से लेकर के अब तक हमारा जो प्रेशर है वो माउंट हुआ है। यद्यपि मार्केट ऊपर जरूर गई है, लेकिन इस पूरे दरमियान आपने ये जरूर देखा है कि बहुत सारी छोटी कंपनियों में गिरावट हुई है। छोटी कंपनियों में गिरावट क्यों हो रही है? मैंने कई बार डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाई है, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग हमने बातें बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट इस पर रखी है कि इंडेक्स को संभालने की कोशिश तो जारी है, लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट को कोई संभालना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जो अतिरिक्त दबाव है पैसे का वो हर जगह नहीं बराबर मात्रा में डाला जा सकता है। तो आप रिलायंस, एचडीएफसी या इनको खरीद कर इंडेक्स को, बैंक निफ्टी इनको तो ऊपर रख पा रहे हैं, लेकिन मेजर स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। खैर, मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन यहां पर यह बात समझिए कि जो से छोटी कंपनी है जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव भी है जब वो इंपोर्ट करेगी। चूंकि भारत ज्यादातर जगहों से ट्रेड डिफिसिट में रहता है, तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं रुपए के दबाव का असर तो हमें देखने को मिलेगा ही। चाहे आप चाइना से मंगाइए, चाहे आप फिलीपींस से मंगाइए, चाहे आप अमेरिका से मंगाइए, या चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से मंगाइए, कोई भी सामान आप जब मंगाएंगे तो डॉलर टर्म में उसको पे करना पड़ेगा, और वो आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव। छोटी कंपनी ज्यादातर इंपोर्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें इंडिया में इंपोर्ट करती हैं, और अगर आपकी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी जहां पे आप निवेश कर रहे हैं अगर वो इंपोर्टर है काफी चीजों की, तो उसकी मार्जिन खराब रहेगी। हो सकता है वो कच्चा माल मंगाती हो। एग्जांपल के रूप में अगर आप रबड़ मंगाते हैं भारत में, उसको टायर में कन्वर्ट करके टायर आप बेचते हैं, तो रबड़ की कीमतें एक तो महंगी होंगी तो आपके ऊपर असर आएगा। लेकिन रबड़ की कीमतें भले ही ना महंगी हुई हो, लेकिन अगर रबड़ खरीदने के लिए पहले आप 85 के हिसाब से भेजा करते थे, $1.85 का मिलता था, अब वो 90 का मिलेगा, तो कॉमन सेंस है कि आपके ऊपर तो ऑलरेडी जो है 7 से 8% की मार्जिन आपकी दब ही जाएगी। तो आपका इंपैक्ट भले ही रबड़ की प्राइस ना बढ़े, लेकिन फिर भी आपके ऊपर दबाव दिख रहा है। तो ये बड़ा कारण हो सकता है बहुत सारी कंपनियों के ऊपर जिनकी मार्जिन में सिंकेज आ सकती है, उसकी संभावना बनेगी। यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रुपया नए लोज लगाता है तो रुपए का जो असर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि तब ये कंफ्यूजन बनने लगती है कि क्या आरबीआई इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। 2 दिन पहले ही आईएमएफ ने भी एक टिप्पणी की थी कि भारतीय रुपया जो है स्टेबल नहीं रह पा रहा है। तो वो भी एक बात है, क्योंकि जब स्टेबल नहीं रहेगा करेंसी
तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, निवेशक के रूप में सभी के लिए प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी समझें कि रुपए को स्टेबल करने के लिए, जैसे इस समय रुपया मजबूत काफी महंगा हो चुका है, 90 के आसपास चल रहा है, ऐसे में रुपए को स्टेबल करने के लिए जो आरबीआई है उसको डॉलर बेचना पड़ सकता है। डॉलर बेचने का अर्थ ये हो जाएगा कि आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होने लग जाएगा। पिछले हफ्ते का जो नंबर आया था वहां पर थोड़ा सा अपना रिजर्व जो है कम हुआ भी था, तो रिजर्व के ऊपर दबाव आता है क्योंकि आपको डॉलर बेचनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी करेंसी जो है और वीक होती चली जाएगी। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप लगातार रुपया कमजोर हो रहा है तो आरबीआई उसको एक लिमिट के बाद डिफेंड नहीं कर पाएगा, नहीं तो उसके रिजर्व की स्थिति खराब हो जाएगी, बजट के ऊपर दबाव आएगा। अब उसमें आप कुछ भी खरीदेंगे तो कंपनियों के ऊपर दबाव आएगा और महंगाई के ऊपर फिर आपको उसका असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो रुपया चौतरफा रूप से किसी भी कंपनी को, किसी भी इकोनॉमी के ऊपर दबाव डालता है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी दबाव डालता है। अब अगर इसको एफआईआई की सेलिंग से जोड़कर देखा जाए तो एफआईआई, एक सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि जो एफआईआई आज से 2 साल पहले, ज्यादा समय पहले नहीं, आप सिर्फ समझो 2 साल पहले, एफआईआई तो लगातार पिछले काफी समय से बेचते रहे हैं, लेकिन वो नेट पोजीशन होती है। किसी स्टॉक में तो कुछ नए एफआईआई आते ही हैं और किसी स्टॉक से वो अपनी पोजीशन निकालते भी हैं। यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें कि आज से 3 साल पहले कोई एफआईआई भारत में आया, 80 रुपए के आसपास, 82 रुपए के आसपास उसने निवेश किया। तो जब आप एफआईआई के रूप में भारत में आते हैं तो आपके हाथ में डॉलर है, डॉलर लेकर आप भारत में आएंगे, आरबीआई को डॉलर देंगे, आरबीआई आपको रुपया देगा और उस रुपए को आप भारत में निवेश करेंगे, यानी कि 82 रुपए के हिसाब से आपने निवेश किया। अब मान लेते हैं आपका पिछले 2 साल का निवेश, मान लेते हैं कि 20% से ग्रोथ कर दिया। 20% से अगर आपका रुपया, आपका जो है निवेश ग्रोथ किया, या 25% से भी अगर आपका जो है निवेश ने ग्रोथ किया है, तो जब आप जाना चाहेंगे, यानी जब आप बाहर जा रहे हैं, अब आप देख ये रहे हैं कि रुपया पहुंच गया है 90 पे, आप आए थे 80, 82, 83 पे, तो उस पॉइंट से 83, 82 के लेवल से अब आप पहुंच चुके हैं 90 पे। करीब 10% आपका रुपया जो है कमजोर हो गया। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो व्यक्ति 20-22% अगर कमा भी रहा हो, लेकिन रियल टर्म में उसको 10% की ही कमाई होगी, क्योंकि 10% तो सिर्फ एक्सचेंज चार्ज के नाते उसका नुकसान हो गया। तो ऐसे में अगर रुपया लगातार, यानी आप जिस देश की करेंसी लगातार कमजोर होती है, वहां पर निवेशक के रूप में एफआईआई थोड़ा आना कम पसंद करते हैं। उनको फिर ये चाहिए होता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा हो। 25% से मार्केट बढ़ रही हो, आपका करेंसी जो है 10% से डिप्रिशिएट हो रही हो, फिर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी करेंसी 10% से डिप्रिशिएट हो रही है, 5% से डिप्रिशिएट हो रही है और मार्केट भी आपकी 8% से ही चल रही है, तो उनके लिए फिर वो बचता 2-3% कमाने का है। भारत की मार्केट में पिछले 2-3 सालों में जो समय देखा गया है, हमारा जो करेंसी है करीब वो 5% एवरेज पे कमजोर हो रहा है। वहीं पर मार्केट हमारी करीब 10 से 11% तक बढ़ी थी, पिछले साल में नहीं बढ़ी है, लेकिन अभी भी एवरेज जो है वो 9% का बनता है पिछले 3-4 सालों का। ऐसे अगर ये देखा जाए कि अगर आप 4-4.5%, 5% से कमजोर हो रही है करेंसी और किसी को 8% बन रहा है, तो उसको नेट कमाई जो है 5-6% ही बन रही है, 4 से 6% ही नेट कमाई बन रही है। नेट कमाई चूंकि एफआईआई की कम बन रही है, तो उनके बारे में, निकलने के बारे में वो सोच सकते हैं। और चूंकि लगातार आपका रुपया कमजोर हो रहा है, तो प्रेशर जो है वो माउंटेड है, वो लगातार, उनको डर ये है कि कल को और सस्ता हो जाएगा रुपया, तो उनकी जो कमाई है वो और कम हो जाएगी। तो वो भी एक कारण है कि वो निकासी आप देख रहे हैं। लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, जितना वो बेचते जाएंगे उतना ही रुपया और कमजोर होता जाएगा। तो मुद्दा ये है कि ये एक स्नोबॉल की तरह है, यानी बर्फ के गोले की तरह है। जब वो शुरू होता है वो छोटा होता है, और अगर वो नीचे की तरफ लुढ़कता चला जाए तो स्नोबॉल बड़ा हो जाएगा, यानी उसका, जिसको स्नोबॉल इम्पैक्ट कहते हैं। तो ये इम्पैक्ट लगातार बढ़ती तरफ दिख रहा है। इसका असर पोर्टफोलियोज पे भी दिख रहा है और वो आगे भी दिखेगा, इसका असर बाकी जगहों पे भी दिखेगा। तो अब मुद्दा ये है कि ये रुपया कमजोर होना बंद कब हो सकता है? बंद ये तब हो सकता है, पहले फौरी तौर की बात है, लगातार अगर आप यहां से बात करिए तो रुपया भारत का कमजोर होना बंद नहीं होगा। वो धीरे धीरे ही सही 2-3% से ही डिप्रिशिएट होता रहेगा, और अगर उतने से होता रहे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ समय के अंदर, जैसे पिछले 6 महीनों के अंदर, जहां पर 83-84 के आसपास का करेंसी थी वो 90 पहुंच गई, तो ये एकाएक जो है करीब आपने 6-7-8-9% तक का मूवमेंट देख लिया करेंसी संदर्भ में। ये जब ऐसा कंडीशन आता है तो जनरली जो है दुनिया में
आपकी करेंसी को लेकर डिबेट शुरू हो जाती है, बात शुरू हो जाती है और डर का माहौल क्रिएट होने लग जाता है। ये सिचुएशन रुक सकती है कब? जब यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हो, तो उसमें क्या होगा, हमारे ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाएगा। जैसे ही टैक्स बर्डन कम होगा, ऑटोमेटिकली रुपए के ऊपर से एक प्रेशर हमारा कम होगा। जब रुपए के ऊपर से प्रेशर कम होगा तो थोड़ा सा रुपया स्ट्रेंथ में आएगा। प्लस अगर एफआईआईज की सेलिंग जो लगातार बनी हुई है, अगर उसमें कुछ कमी हो, अगर वो किसी कारण से रुके नहीं लगे, तो फिर और आपका रुपया स्ट्रेंथ ले सकता है। फिर अगर हम इंपोर्ट्स कम करें, जो कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर गलती से किसी तरीके से हम इंपोर्ट्स कम करें तो फिर और रुपया मजबूत हो सकता है। तो ये 2-3 बातें हैं, लेकिन फौरी तौर पर जो सबसे जरूरी ये है कि डील हो अमेरिका के साथ, तभी आपको ये एक रुपए पे मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि आरबीआई इसको एक लिमिट से ज्यादा डिफेंड नहीं कर सकता है। और एक नॉर्मल प्रक्रिया है भारतीय रुपए की वो कमजोर होने की, क्योंकि हम लोग विकासशील राष्ट्र हैं। इसमें सरकारों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, कुछ एक प्लस माइनस थोड़ा बहुत तो जरूर रहेगा, बट अल्टीमेटली चूंकि विकासशील देश हैं तो हमारी करेंसी जनरली कमजोर होती हैं। और अब इसमें मुद्दा यह है कि अगर हम ज्यादा मैन्युफैक्चर करें, ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो रुपए के कमजोर होने का लाभ भी मिलेगा। यहां पर इस समय करंट मार्केट कंडीशन में अगर आप निवेशक की तरह देख रहे हैं, तो जो छोटी मझोली कंपनियां हैं उनसे बचने की जरूरत है। ऐसी कंपनियां जो इंपोर्ट पर ज्यादा फोकस्ड हैं उनसे बचने की जरूरत है। ऐसी कंपनियां जो एक्सपोर्ट की तरफ फोकस्ड हैं वहां पर आप ध्यान लगा सकते हैं। ऐसी कंपनियां जिनको गोल्ड और सिल्वर के बढ़ने से फायदा होता है, वहां पर आपका ध्यान हो सकता है। ऐसी कंपनियां जो रुपए की कमजोरी का लाभ उठाती हैं, वहां पर आपका ध्यान हो सकता है। तो ये आपको बांट के चलना पड़ेगा। और जबकि बाजार बहुत ज्यादा सेंट्रिक है कुछ एक कंपनियों के तरफ, वहां पर रुपए की गिरावट जो है बाजारों के लिए एक नई परेशानी तो पैदा करती हुई दिखाई पड़ ही रही है, और ये आगे भी जारी रहेगी। हाँ, इसमें थोड़ी सी कमी हो जाए, थोड़ी सी ये गति इसकी स्लो हो जाए, तो बाजार वापस से इसको एक बार को इग्नोर करेगा। बाजार हर समय इस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जब भी नए लोज के आसपास रुपया पहुंचता है, बाजार ध्यान देता है। कल बाजारों ने नया लो लगाया था, इसके पहले करीब 6-7 दिन पहले रुपए में एकाएक करके एक बहुत बड़ा मूव हुआ था। उस दिन भी मैंने वीडियो में उसको कवर भी किया था। तो वो चीज भी वहां से मार्केट और इसको ज्यादा ध्यान दे रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी हाइज लगा रहे हैं, बट रुपए की लोज लगाना जो है बाजारों को लेकर के थोड़ी सी डर पैदा कर रही है, और उसके नाते मार्केट में फिलहाल आपको जो है ब्रॉडर मार्केट में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ एक कारण नहीं है कि आपके पोर्टफोलियोज घट रहे हैं, लेकिन उनमें से जो कई सारे कारणों में से ये एक कारण जरूर है, और एक महत्वपूर्ण और मुख्य कारणों में से रुपए की गिरावट जरूर है, कि जिसके नाते मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को नहीं मिल रही है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। रुपए के कॉन्सेप्ट को बाजारों के संदर्भ में आप ठीक से समझ पाए होंगे। अगर आपको कुछ और जानना है, समझना है, जरूर व्हाट्सएप कीजिए, जरूर आप कमेंट में लिखिए, जरूर आप मैसेज कीजिए, ताकि हम उस पर आपके लिए वीडियोस बना सकें। ओवरऑल बाजार ठीक लगते हैं, बट ये जो नई चीज है इसके ऊपर जरूर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ चार्टिंग सीखना समझना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी नई बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।